हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, जो आपकी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जो कि हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो टॉपिक है दोस्तों, एसिड बेस इम्बेलेंस, उसके ऊपर रहने वाली है दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन यहाँ पे 101% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपका जिपमर का एग्जाम हो, आरआरबी का हो, ईएसआईसी का हो, या फिर आपका सीएचओ का भी एग्जाम पूछा जा सकता है, बाकी डीएसएसबी का हो, या फिर पीजीआईएमआर का हो, या फिर आरएमएल का हो। दोस्तों हर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक रहने वाला है। मैं इसमें ऑलरेडी आपको यहाँ पे 3 स्टार मार्किंग कर देता हूँ, क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है बहुत ही आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर एक बार आपने दोस्तों यहाँ पे केयरफुली अंडरस्टैंड कर लिया तो हमेशा के लिए दोस्तों आपका एसिड बेस इम्बैलेंस वाला जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं जाएगा। बाकी दोस्तों आपने ये चीज देख ली, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ चीजें, नॉर्मल चीजें बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों आपने अगर हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस हम आगे भी आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाते रहें। और आपको अगर आप सब्सक्राइब बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस करेंगे ऑल नोटिफिकेशंस पे, तभी आपको जो हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बेसिक चीजों के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बेसिक चीज की जब मैं बात करता हूं तो अगर यहाँ पे आप समझेंगे, बेसिक चीजें बता रहा हूं। एक आयन कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ये आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। आयन कैरीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वहीं पे कैटायन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सेम एज एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज। अगर दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कैटायन में ले लूं यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर कौन सा कैटायन पाया जाता है, तो दोस्तों वो पाया जाता है आपका पॉजिटिव के पॉजिटिव, यानी कि पोटेशियम। ठीक है। अगर मैं बात करूं एनायन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज अगर मैं बात करूं कि मोस्ट इंट्रासेलुलर एनायन कौन सा रहता है, तो वो रहता है आपका फॉस्फेट, यानी कि PO4 फॉस्फेट। ठीक है। तो इस तरीके से कहना, ये आपका कैटायन हो गया, ये आपका एनायन हो गया। ठीक है। ये तो थी दोस्तों यहाँ पे अपनी बेसिक बात। और बेसिक के बाद में अगर स्टार्ट करूं आपकी नॉर्मल बात में, तो आपको सबसे पहले मैं बहुत ही इजी वे में दोस्तों यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे इजी तरीके से आप किस तरीके से अपना एबीजी का जो है वो सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहले नॉर्मल एबीजी की। नॉर्मल एबीजी, आप कुछ बच्चे बोलेंगे दोस्तों एबीजी है क्या, तो आर्टेरियल ब्लड गैस। आर्टेरियल ब्लड गैस, तो आपने हॉस्पिटल्स वगैरह में अगर काम किया होगा तो आपने किसी पेशेंट की एबीजी ली होगी, उससे पता चलता है कि पेशेंट में जो है यहाँ पे PO2 लेवल कितना है, यहाँ पे आपका जो पीएच लेवल है वो कितना है, और आपको एबीजी करने के बाद में उसको एबीजी मशीन से भी क्या है उसको सैंपल डाल के आप एबीजी मशीन के थ्रू देख सकते हैं कि पेशेंट हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हो रखा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में है, या फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है। मैं आगे आपको बताऊंगा ये क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल एबीजी की। नॉर्मल एबीजी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पीएच। यहाँ पे पीएच की, तो पीएच किसकी, पीएच ऑफ ब्लड। किसकी बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे, अब पीएच की बात करते हैं, तो पीएच ऑफ ब्लड। तो पीएच ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो कितना होता है नॉर्मल, 7.35 से 7.45। ठीक है। यहाँ पे आप स्टार मार्किंग करेंगे। कभी कभार सिंगल लाइनर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि पीएच जो है वो ब्लड की कितनी है, नॉर्मल है 7.35 से 7.45। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पीएच के बाद, तो पीएच के बाद मैं बात करता हूँ आपकी SCO3 की। तो SCO3 की अगर मैं बात करूं बाइकार्बोनेट की, तो SCO3 की जो नॉर्मल वैल्यू रहती है दोस्तों वो रहती है 22 से 28। यहाँ पे 22 से 27 भी आपको कहीं से बुक्स में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके PaCO2 की। दोस्तों PaCO2 की जो नॉर्मल वैल्यू है वो रहती है 35 से 40
5। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं PaO2 की, PaO2 की, तो PaO2 दोस्तों यहाँ पे मोर देन आपका 80 यहाँ पे परसेंट आपका ऑक्सीजन लेवल जो है आपका आर्टियल ब्लड गैस के द्वारा वो आपका यहाँ पे रहना चाहिए। तो ये है दोस्तों आपकी नॉर्मल एबीजी। तो नॉर्मल एबीजी में आपके ये कंपोनेंट होने चाहिए। यही कंपोनेंट दोस्तों अपन को आगे काम में आएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। 7.35 से 7.45 ब्लड, SiO3 22 से 28, PaCO2 35 से 45, PaO2 मोर देन 80। तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और साथ में आप क्या है इसको या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे जो है अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, या फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और एसिडोसिस हम आगे सॉल्व करेंगे। तो इसको आप क्या है नोट डाउन या स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आपको इसी के आधार पे आगे अपन सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूं कि यहाँ पे एसिड और बेस किसको बोलते हैं, या फिर एल्कोलोसिस और एसिडोसिस अगर कहीं आता है तो ये किससे अपन आधारित यानी किससे अपन दर्शाते हैं। ठीक है, किससे चेक करते हैं वो चीज मैं आपको इसमें आगे बता देता हूं। तो फिर आपने जैसे देखा होगा, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसके बाद में बीच में मैंने 7 लिख दिया, इधर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस तरीके से मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख दिया। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं, जब जब आपका जो ब्लड का, ये अपन किससे देखते हैं दोस्तों, ब्लड पीएच इसमें देखते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं अपन इसमें, ब्लड पीएच। इसी के आधार पर दोस्तों हम ये तय करेंगे कि यहाँ पे आपका एल्कलोसिस होगा या एसिडोसिस होगा। ठीक है, तो जब जब यहाँ पे 7 से लेस आएगा, ठीक है, 7 से लेवल लेस आएगा, तो नॉर्मल आपको मैंने बताया था 7.35 से 7.45 आपकी ब्लड पीएच होती है। तो जब जब इधर आएगा तो दोस्तों अपन उसको क्या कहेंगे, एसिड। ठीक है, अम्लीय बोलेंगे, एसिड। और जब जब दोस्तों आपका इधर जाएगा 7.7 के आगे जाएगा, तब तक हम उसे क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, और इसी को अपन इधर क्या बोलेंगे, एसिडोसिस, और इधर हम क्या बोलेंगे, एल्कलोसिस। ठीक है, इतना आपको कैरी हुआ, इतना आपको पता चल गया कि इधर क्या होगा एसिडोसिस, उधर क्या होगा एल्कलोसिस। ठीक है, तो ये है आपको मैंने नॉर्मल जो बेसिक चीज बता दी कि अपन कब एसिडोसिस बोलेंगे कब एल्कलोसिस बोलेंगे, तो वो ब्लड के पीएच के आधार पे होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको 4 चीजें बता देता हूं, आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, जिससे कि आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं आपके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो सबसे पहले दोस्तों आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू आपको बताई दी थी कि नॉर्मल वैल्यू क्या होगी, कि एसिडोसिस कब मानेंगे, एल्कलोसिस कब मानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एसिडोसिस आ गया, तो एसिडोसिस आ गया, तो आपको मैंने बताया कि 7 से यहाँ पे ब्लड की पीएच क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है। ठीक है, तो 7 से कम रहेगी यहाँ पे ब्लड की पीएच, ये आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, बाकी का मैं दोस्तों आपको एक और चीज यहाँ पे बता देता हूं इंपॉर्टेंट, कि जब जब आपका पीएच बढ़ेगा, जब जब आपका पीएच यहाँ पे बढ़ेगा, तब तब क्या होगा, तब आपका यहाँ पे SiO3 बढ़ेगा। ठीक है, और जब जब आपका पीएच बढ़ेगा, तब आपका PaCO2 कम होगा। ठीक है, और एक और चीज, जब जब मैंने आपको बता दिया पीएच बढ़ेगा तो SiO3 बढ़ेगा, पीएच कम होगा तो PaCO2, यहाँ पे अगर पीएच कम होगा तो PaCO2 बढ़ेगा, और पीएच यहाँ पे बढ़ेगा तो SiO3 बढ़ेगा। इसी प्रकार से मैं एक और चीज लिख देता हूं, पीएच कम होगा तो सेम SiO3 भी क्या कम होने वाला है, और पीएच अगर कम होगा तो यहाँ पे आपका
जैसे मैंने बताया PaCO2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, तो यहाँ पे पीएच क्या रहने वाला आपका, पीएच कम रहेगा तो PaCO2 यहाँ पे आपका बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैंने आपको ही बता दिया। ठीक है, तो ये चीज इसी के आधार पर अपन क्या है सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एसिडोसिस है। एसिडोसिस है मतलब पीएच यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, पीएच यहाँ पे अपना कम हो रहा है। ठीक है, पीएच कम हो रहा है, तो पीएच कम हो रहा है, तो पीएच कम हो रहा है तो या तो आपका SiO3 भी कम होगा या फिर PaCO2 यहाँ पे बढ़ेगा। तो कंडीशन क्या है दोस्तों, हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो कंडीशन हमारी रेस्पिरेटरी की है। तो अब रेस्पिरेटरी कंडीशन है तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, PaCO2 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी में आपका पीएच क्या होगा दोस्तों, एसिडोसिस है तो पीएच यहाँ पे क्या होगा आपका, पीएच आपका यहाँ पे कम होगा। ठीक है, और पीएच कम होगा और यहाँ पे आपका इंक्रीज क्या होगा, PaCO2 जो नॉर्मल वैल्यू है 35 से 45 वो आपकी यहाँ पे बढ़ेगी, पीएच कम होगा और साथ में आपका SiO3 भी क्या है, कम होगा। ठीक है, ये तो कंडीशन है आपकी कौन सी, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर अपन जो चलते हैं इसके नेक्स्ट बारे में कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होगा। ठीक है, पीएच कम होगा, SiO3 कम होगा, PaCO2 भी यहाँ पे बढ़ेगा। अब मैं आपको एक तरीके से यहाँ पे मैं आपको याद करने का तरीका बता देता हूँ कि जो पीएच है आपका दोस्तों, पीएच आपका कोई मान के चलिए पीएच आप है, खुद है, एज्यूम करिए पीएच आप है, और SiO3 क्या है आपका एक जो साथ में आपके 24 घंटे में से करीबन आपका 18 घंटे तो आपके साथ में रहता है, मतलब आपका बहुत ही करीबी दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड आप कह सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका SiO3 हो जाएगा। और PaCO2 की बात करूं तो ये कौन है आपका दुश्मन, जो जब जब आप रहोगे तो वो आपके कभी भी पास में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर आप पीएच हो, ठीक है, और आपका दोस्त SiO3 है, तो और आपका PaCO2 आपका दुश्मन है, तो जब जब पीएच यानी कि एक रूम में कोई रहते हैं तीनों लोग, ऐसे रह नहीं सकते, अगर रहते हैं तो पीएच अगर यहाँ पे ऊपर छत पे जाएगा तो SiO3 भी क्या है अपने साथ पे उसको लेके जाएगा, या SiO3 अपने साथ में ही आ जाएगा, SiO3 पीछे पीछे आ जाएगा अगर पीएच ऊपर गया है तो। लेकिन PaCO2 क्या है वो वहीं पे रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पीएच अगर नीचे है तो PaCO2 अपने आप ऊपर चला जाएगा और SiO3 नीचे रहेगा उसके साथ में। कहने का क्या मतलब है, पीएच और SiO3 जहां पे रहेगा वो साथ में रहेंगे, PaCO2 इनके अलग से रहेगा। तो जब पीएच बढ़ेगा PaCO2 घटेगा, जब आपका PaCO2 आपका बढ़ेगा पीएच घटेगा। तो कहने का सिंपल है आपका। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में यही हो रहा है। एसिडोसिस सबसे पहले हमको यहाँ पे ये कीवर्ड पकड़ना है कि यहाँ पे एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, उसी हिसाब से अपन क्या है पीएच को डिनोट करेंगे। एसिडोसिस है तो पीएच कम है, अब पीएच कम है तो SiO3 भी कम होगा, SiO3 और पीएच कम है तो PaCO2 यहाँ पे बढ़ेगा। ये इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपना जो नेक्स्ट है एल्कलोसिस के बारे में। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं अब अपना जो सेकंड है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले वही चीज अपन को क्या देखना है, एल्कलोसिस। एल्कलोसिस मतलब पीएच बढ़ रही है, तो पीएच बढ़ रही है तो पीएच अपने यहाँ पे क्या की, पीएच अपन ने बढ़ा दी। ठीक है, अब यहाँ पे पीएच बढ़ गई तो और क्या बढ़ेगा साथ में, SiO3 अपन ने क्या किया, बढ़ा दिया। अब एल्कलोसिस कंडीशन है, पीएच बढ़ रहा है तो PaCO2 क्या होगा, कम होगा, PaCO2 कम हो गया। तो जब जब पीएच बढ़ेगा SiO3 बढ़ेगा, PaCO2 कम होगा, कौन सी कंडीशन होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की कंडीशन होगी। ठीक है, अब ऐसे ही अपन चलते हैं अपने जो नेक्स्ट है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और एसिडोसिस के बारे में। तो यहीं पे फिर मैं चलता हूं अपना थर्ड नंबर, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। फिर से सेम चीज, एसिडोसिस है मतलब पीएच आपका कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है, पीएच कम हो रहा है तो SiO3 आपका दोस्त कम हो रहा है, पीएच SiO3 कम हो रहा है तो PaCO2 नॉर्मल लेवल से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन। अब मैं आपको लास्ट में जो अपना है
मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में क्या होगा, सेम एल्कलोसिस है तो पीएच बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ी तो SiO3 बढ़ जाएगा, और आपका अगर यहाँ पे ये दोनों बढ़े हैं तो आपका PaCO2 कम हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी यहाँ पे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 4 कंडीशन आपको बता दी है किस तरीके से आपका यहाँ पे क्या क्या होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज आपने देखी होगी कि कंपनसेटेड, अनकंपनसेटेड और पार्शियल कंपनसेटेड एक चीज आपने यहाँ पे देखी होगी। तो उसकी भी दोस्तों मैं यहाँ पे नॉर्मल चीजें लिख देता हूँ कि उसमें अगर पार्शियल कंपनसेटेड आप कब बोलेंगे, अनकंपनसेटेड कब बोलेंगे, और यहाँ पे कंपनसेटेड यहाँ पे आप कब बोलेंगे। तो एक मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसको बोल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख पा रहे हैं, ये मैकेनिज्म दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं आते थे कि आपका जिस तरीके से जैसे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो गया, एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, एसिडोसिस, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब पूछते हैं कंपनसेटेड है, पार्शियल कंपनसेटेड है या फिर अनकंपनसेटेड है। तो इसको केयरफुली समझिएगा। अगर यहाँ पे कंपनसेटेड बोलेंगे तो पीएच आपका यहाँ पे नॉर्मल होगा, PaCO2 एबनॉर्मल होगा, SiO3 यहाँ पे आपका क्या है, एबनॉर्मल होगा। उधर क्या था दोस्तों आपका यहाँ वहां पे कि आपका रेस्पिरेटरी, आपका एसिडोसिस में क्या था, आपका अगर पीएच कम हो रहा था तो SiO3 भी कम हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, कंपनसेटेड में पीएच नॉर्मल, PaCO2 एबनॉर्मल, SiO3 एबनॉर्मल। अगर ये कंडीशन आपको दी गई है क्वेश्चन में तो आप क्या बोलेंगे, कंपनसेटेड बोलेंगे। पार्शियल कंपनसेटेड कब बोलेंगे, पीएच अगर एबनॉर्मल है, PaCO2 एबनॉर्मल है और SiO3 भी आपका क्या है, एबनॉर्मल है। यानी कि तीनों चीज आपकी क्या होनी चाहिए, एबनॉर्मल होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं अनकंपनसेटेड की, तो अनकंपनसेटेड में भी पीएच आपकी एबनॉर्मल होगी, PaCO2 या SiO3 इनमें से कोई भी एक दोस्तों आपका क्या रहेगा, एबनॉर्मल रहने वाला है। तो ये है मैकेनिज्म दोस्तों कंपनसेटेड, पार्शियल कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड की। बाकी रही बात आपकी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, एसिडोसिस है, तो वो आप यहाँ पे पीएच देख सकते हैं कि जो पीएच है वो आपका नॉर्मल तो है लेकिन 7.35 है या फिर 7.45 की तरफ है। वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पीएच की वैल्यू क्या है, उस हिसाब से यहाँ पे आप एल्कलोसिस और एसिडोसिस जो है वो देखेंगे। तो ये था दोस्तों यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसका आंसर दोस्तों आप यहाँ पे क्या कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको जो है ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। नॉर्मली दूंगा आपको मैं क्वेश्चन जो आपका पिछला मैकेनिज्म बताया है उसके हिसाब से। तो ये आपका था इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको देता हूं इसके लिए एक क्वेश्चन। दोस्तों अगर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करता हूं तो इसी के आधार पर दे देता हूं आपको एक क्वेश्चन। आपने नोट डाउन कर लिया होगा कॉपी में, इसी को आपको देख के क्या है आपका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, ये क्वेश्चन जो है एनक्लेक्स का क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एनक्लेक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें क्या है, पीएच आपकी जो रहेगी, पीएच रहेगी 7.45 और यहाँ पे SiO3 रहेगी 20 और यहाँ पे आपकी PaCO2 रहेगा 30। तो इसको आपको दोस्तों क्या है, यहाँ पे एनक्लेक्स का क्वेश्चन है, ये आपको क्या है सॉल्व करके बताना है, ठीक है। एनक्लेक्स का पहला क्वेश्चन है जो कि आपको एसिड बेस इम्बैलेंस का, आप एनक्लेक्स की बुक उठाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करके आपको जिस तरीके का आपको मैंने मैकेनिज्म बताया तो उसके हिसाब से आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कमेंट बॉक्स में कि इसका जो आंसर है वो आपका इजिली करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। तो सब लोग क्या है इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे।
बाकी का दोस्तों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा अगर आपको यहाँ पे समझ में आ गया। इफ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं वापस से कमेंट करके। बाकी दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे एक ये टेबल देख पा रहे हैं, इस टेबल पे मैंने जैसे लेफ्ट साइड में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो कंडीशंस है यहाँ पे एसिडोसिस की वो मैंने पुट की है। अब यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल अगर कोई चीज सिम्टम्स होंगे तो वो यहाँ पे क्या आ गया, तो जैसे न्यूरोलॉजिकल में मैंने लिथार्जी, कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक और कोमा दे दिया है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। वहीं मेटाबॉलिक में आपको लिथार्जी, कंफ्यूजन, डिजीनेस, हेडेक और कोमा ये भी आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलेगा। बाकी कार्डियोवास्कुलर की बात करूं तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिसरिथमिया रिलेटेड टू हाइपरकेलमिया फ्रॉम कंपेंसेशन, बाकी वार्म फ्लश स्किन रिलेटेड टू पेरिफेरल वैसोडाइलेशन। और यहाँ पे बात करूं यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिसरिथमिया रिलेटेड टू हाइपरकेलमिया फ्रॉम कंपेंसेशन, कोल्ड कामी स्किन ये आपके कार्डियोवास्कुलर में हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आपका नो सिग्निफिकेंट कोई फाइंडिंग्स नहीं है। वहीं आपका मेटाबॉलिक में बात करूं एसिडोसिस में तो आपका नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमेन पेन ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है। बाकी बात करूं मैं आपका न्यूरोमस्कुलर में तो न्यूरोमस्कुलर में रेस्पिरेटरी में सीजर्स दिखेंगे। बाकी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपका मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बात करूं रेस्पिरेटरी की तो रेस्पिरेटरी में आपका रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ यहाँ पे आपको इंक्रीज मिलेगी। और बाकी का मैं बात करूं तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में तो लंग्स क्या है अनेबल टू कंपनसेट हाइपोवेंटिलेशन विद हाइपोक्सिया यहाँ पे आपको हो सकता है किसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। वहीं नेक्स्ट में मैं बात करूं मेटाबॉलिक एसिडोसिस में तो डीप रैपिड आपको रेस्पिरेशन दिखेंगी और यहाँ पे जिसको अपन क्या बोलते हैं कुसमुल्स रेस्पिरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों जो यहाँ पे आपकी नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपकी यहाँ पे एक एल्कलोसिस की जिसमें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करूंगा, जहां पीएच बढ़ेगा और PaCO2 कम होगा रेस्पिरेटरी में और मेटाबॉलिक में पीएच बढ़ेगा और SCO2 बढ़ेगा जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अब बात कर लेते हैं डायरेक्ट केस में आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में डिजीनेस, लाइट हेडनेस, कंफ्यूजन और हेडेक आपका रेस्पिरेटरी में। और मेटाबॉलिक में बात करूं तो लिथार्जी, इरिटेबिलिटी, कंफ्यूजन और हेडेक। कार्डियोवास्कुलर की बात करूं तो लो बीपी, टैकीकार्डिया, डिसरिथमियाज। और वहीं मैं मेटाबॉलिक की बात करूं तो लो ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया और डिसरिथमियाज। वहीं अगर मैं बात करूं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में तो नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एपिगैस्ट्रिक पेन के साथ में यहाँ पे रेस्पिरेटरी आपको एल्कलोसिस मिलेगा। और मेटाबॉलिक की बात करूं तो एनोरेक्सिया, नोजिया और वोमिटिंग। न्यूरोमस्कुलर की बात करूं तो टिटनी, नमनेस, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, हाइपर रिफ्लेक्सिया, सीजर्स आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में देखने को मिलेगा। वहीं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की बात करूं तो टिटनी, ट्रिमर्स, टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मसल क्रैम्प्स, हाइपरटोनिक मसल्स और सीजर्स आपको मिलेगा देखने को। रेस्पिरेटरी की बात करूं यहाँ पे आपका एल्कलोसिस में तो रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ आपकी यहाँ पे डिक्रीज होगी। वहीं आपके जो आपके लंग्स हैं आपकी कंपनसेट नहीं कर पाएंगे तो हाइपर वेंटिलेशन यहाँ पे हो सकता है। बाकी की बात करूं आपको मेटाबॉलिक की तो मेटाबॉलिक में रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ डिक्रीज होगी और आपका हाइपो वेंटिलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आपके यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस और यहाँ पे दोस्तों मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस देखने को मिलेगा और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जब आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये चार्ट में मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में फिर से आपको बोल रहा हूँ तो ये पूरी क्लास को एक बार आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। और आपको दोस्तों अगर ये क्लास पसंद आई तो जरूर इसको लाइक करिएगा और ये इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा ताकि उनको एक इजी वे में यहाँ पे एसिड बेस इम्बेलेंस यहाँ पे वो समझ सके और उनका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों मैं बोल रहा हूँ फिर से यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप बिल्कुल दोबारा देख सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड कर रखी है वापस से। बाकी दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे जीतन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर देगा, साथ में बेल आइकन को बजाएगा ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको हमारे जीतन ट्यूब के माध्यम से अपकमिंग वैकेंसीज की भी नोटिफिकेशन हमारे जीतन ट्यूब माध्यम से आपको मिलती रहे। दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारा और आपका दोस्तों यहाँ पे साथ के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।